हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम सुकृति और आज स्टार्ट करते हैं मुगल एम्पायर से। लास्ट क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था, तो देखते हैं मुगल एम्पायर की कुछ डिटेल्स। मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी टाइम एंड अगेन क्वेश्चंस पूछता है इनमें से। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुगल एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बाबर। किसने एस्टैब्लिश किया था? बाबर ने। कब? इन द इनफेमस बैटल ऑफ पानीपत, जो हम सब जानते हैं, हम सब ने सुना हुआ है, बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? इट हैड हैपेंड इन 1526, जिसमें कि बाबर हैड डिफीटेड इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो उस टाइम पे दिल्ली के रूलर थे, उनको डिफीट करके बाबर ने मुगल रूल एस्टैब्लिश किया था इन 1526। सो मुगल एम्पायर बहुत ही ह्यूज था। 1526 में एस्टैब्लिश हुआ था, लाइक इन द मिडल 16th सेंचुरी, और धीरे धीरे मुगल्स ने पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया था। पूरा सब कॉन्टिनेंट जो था वो मुगल एम्पायर के अंडर आता था, राइट। सो बाय 17th सेंचुरी इंटायर सब कॉन्टिनेंट यूज्ड टू बी अंडर मुगल्स। और जो सीट होती थी मुगल एम्पायर की, वो होती थी रेड फोर्ट। रेड फोर्ट वाज द ऑफिशियल सीट और रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर्स, जो आप देखते हो आज प्रेजेंट डे रेड फोर्ट हमारा जो है। नाउ हु वर द मुगल्स? बैकग्राउंड क्या था मुगल्स का? सबसे पहले फ्रॉम देयर मदर साइड दे बिलोंग टू गेंगिस खान, जो थे मदर साइड से इनके डिसेंडेंट थे, और फादर साइड से तैमूर के डिसेंडेंट थे। गेंगिस खान जो थे, ही वाज अ मंगोलियन रूलर। वी ऑल नो इन्होंने बहुत इनह्यूमेन बैटल्स लड़ी हैं, बहुत सारे लोगों को मारा है। तो अपनी मदर साइड से ये गेंगिस खान की से बिलोंग करते थे, इनके डिसेंडेंट थे, बट दे यूज्ड टू फील पिटी अबाउट इट। देयरफॉर दे यूज देयर लाइक वो अपना जो अपने आप को एसोसिएट करते थे वो तैमूर साइड से करते थे, टिमुरिड डायनेस्टी से करते थे। तैमूर विच वाज द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड टर्की, इनको ऑक्यूपाई किया था तैमूर ने। तो अपने आप को वो तैमूर की साइड से, तैमूर के असेंडेंट्स के रूप में अपने आप को एसोसिएट करते थे मुगल एम्परर्स। देन दिस इज अ मिनिएचर पेंटिंग जहां पे एवरीबडी इज सिटिंग। मुगल्स और उनके मुगल्स के मिलिट्री कैंपेन्स, दे आर वेरी फेमस। हर मुगल एम्परर ने अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर टिल ऑल द मुगल एम्परर्स, राइट। तो बाबर के जो मिलिट्री कैंपेन थे, बाबर कब आए थे रूल में? 1526 में, बैटल ऑफ पानीपत में, जिसमें कि उन्होंने दिल्ली का थ्रोन सीज कर लिया था और दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया था। तो अफगान जो थे वो एक कॉन्टिन्यूअस थ्रेट थे मुगल्स के लिए। इट वॉज अ कॉन्स्टेंट थ्रेट, एन इमीडिएट थ्रेट टू द मुगल्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन इंफॉर्मेशन ओवर हियर के कैनन्स जो थे, दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द 16th सेंचुरी एंड बाबर हैड यूज्ड देम इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यूपीएससी हैड ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन कि गन पाउडर कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, यूपीएससी की बॉक्स की इंफॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो गन पाउडर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। गन पाउडर इंट्रोड्यूस हुआ था 14th सेंचुरी के अंदर, बिफोर बाबर। तो अराउंड बहामनी किंगडम वगैरह इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। देन फायर आर्म्स, दे वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रीजन, गुजरात में, मालवा में और डेक्कन में। इट वाज यूज्ड बाय बाबर इन 16th सेंचुरी, राइट। क्योंकि बाबर तो 16th सेंचुरी में आए थे, उससे पहले ही गन पाउडर यूज में था इंडिया के अंदर। किसने किया था? बहामनी किंगडम ने। सो दीज बॉक्स इंफॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, right? Then there were different relations of different Mughal emperors with various rulers at that time. Like for example, Mughals का अहोम से कैसा relation था? It was a sort of hostility between both of them. Then मेवाड़ and मारवाड़ से कैसा था? हुमायूं का relation सैफविड, ईरान के जो सैफविड एम्पायर था, उसके साथ कॉर्डियल रिलेशंस थे एज कंपेयर टू अदर मुगल एम्परर्स। तो मुगल एम्परर्स पे डिपेंड करता था कि उनके कंटेम्पररी रूलर्स के साथ कैसे रिलेशन होंगे। किसी मुगल एम्परर के कॉर्डियल होते थे, किसी के अच्छे नहीं होते थे, हॉस्टाइल होते थे। सो इट डिपेंडेड ऑन द
nature of the Mughal emperor. Now let's look at the information about various Mughal emperors starting from Babur. तो बाबर का हमें पता है फर्स्ट बैटल दैट ही फॉट वाज बैटल ऑफ पानीपत विद इब्राहिम लोधी, राइट. 1527 में ही डिफीटेड राणा सांगा और इसको बोलते हैं बैटल ऑफ खानवा. 1528 में ही अगेन डिफीटेड द राजपूत्स एट चंदेरी एंड दिस इज कॉल्ड बैटल ऑफ चंदेरी. And one more battle was fought by Babur, that is called Battle of Ghagra. So ये तीन इनफेमस बैटल्स हम याद रखेंगे. कैसे याद रखना है? सबसे पहले पानी पिया, फिर खाना खाया और उसके बाद चांद देखा. तो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, 27 में खानवा एंड 28 में चंदेरी. तो इस तरीके से हम ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको. देन हुमायूं के बारे में देखते हैं. हुमायूं ने थ्रोन असेंड किया था 1530 में. बाबर कुड नॉट रूल फॉर लॉन्ग. 1526 टू 1530 इनका रीन रहा. 1530 में हुमायूं हिज सन एक्वायर्ड द थ्रोन. हुमायूं ने भी कुछ बैटल्स लड़ी. हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर. तो इनके जो ब्रदर्स थे उनको इक्वली अलग अलग प्रोविंस इन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, जो इनके फादर चाहते थे जिस तरीके से. लेकिन स्टिल देयर वाज अ थ्रेट ऑन हिज throne continuously. Therefore Humayun had to fight many battles. तो सबसे पहली बैटल तो शेरशाह, जो हमने दिल्ली सल्तनत के टाइम पर भी पढ़ा था, शेरशाह सूरी के साथ इन्होंने लड़ी थी अपनी बैटल, इन विच हुमायूं वॉज डिफीटेड. इसको बोलते हैं बैटल ऑफ चौसा 1539 में. और अगले साल एक और लड़ी थी जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ कन्नौज 1540 के अंदर. ये दोनों बैटल्स शेरशाह के साथ लड़ी थी जिसमें कि शेरशाह जीत गए थे एंड हुमायूं लॉस्ट एंड ही हैड फ्लीड टू ईरान. ये अराउंड 15 ईयर्स तक ईरान में इनको रहना पड़ा था एंड देन ही वेंट बैक टू Delhi in 1555 but he could not survive for long और next year उनकी डेथ हो गई थी. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज कि उनकी डेथ हुई थी लाइब्रेरी की स्टेयर से गिरकर. वो नमाज के लिए जा रहे थे. ही वॉज इन अ हरी सो ही फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी जो दिल्ली में है एंड देन ही डाइड. देन लेट्स लुक एट अकबर. अकबर की बैटल्स के बारे में देखते हैं. अकबर के रीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सो वेरी फर्स्ट पार्ट इज 1556 से 1570. ये वो रीन है जब अकबर इंडिपेंडेंट हो गए थे, क्योंकि उससे पहले तक वो काफी छोटे थे एंड ही वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द रेजेंट बैराम खान एंड महामंगा, जो उनकी स्टेप मदर में भी माना जाता है जिनको. तो 1556 से 1570 ही गॉट इंडिपेंडेंट और इन्होंने क्या किया था, सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ को और रणथंबोर को कैप्चर कर लिया था. उसके बाद अनदर 15 इयर्स 1570 टू 1585 इस टाइम पर इन्होंने काफी ज्यादा मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए. कहां पर, जैसे कि ईस्ट के अंदर, बिहार में, बंगाल में, ओडिशा में, गुजरात में एंड सेवरल अदर पोजीशंस आल्सो. तो ये था उनका इस 15 इयर्स का रीन. देन 1585 टू 1605 यहाँ पे और फर्दर एक्सपैंड किया था इन्होंने अपना एम्पायर, स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्ट. कहाँ पे, कांधार में, कश्मीर वगैरह में यहाँ पे किया था. ऑल्सो इन द डेक्कन ही स्टार्टेड कैंपेन्स इन द डेक्कन, बेरार किंगडम में, खानदेश में और अहमदनगर में. However, eventually he was distracted. अपने लास्ट ईयर्स में he was distracted क्योंकि उनके बेटे जो जहांगीर बनेंगे नेक्स्ट, प्रिंस सलीम जिनको बोलते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस रिबेलियंस कर रहे थे. तो he got disturbed due to all these rebellions done by his own son. जहांगीर के बारे में देखते हैं. जहांगीर was an excellent lover of nature. नेचर लवर थे ये. पेंटिंग्स बहुत पसंद थी, तो पोर्ट्रेट पेंटिंग्स इन्होंने काफी बनवाई हैं. He himself was a पेंटर. तो इनके टाइम के जो मिलिट्री कैंपेन्स की हम बात करें तो सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ जो अमर सिंह थे, इन्होंने मुगल सर्विस को, मुगल सुजरैनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था. इनको प्रिंस खुर्रम भी कहा जाता था. एंड ही ऑल्सो लॉन्च्ड सर्टेन कैंपेन्स अगेंस्ट सिख, अहोम एंड अहमदनगर.
रिलेशंस जो थे वो ज्यादा कॉर्डियल नहीं थे मुगल्स के विद द सिख, अहोम्स एंड अहमदनगर। अहोम किंगडम वाज इन द आसाम, सिख हमारे पंजाब में थे, एंड देन अहमदनगर वाज पार्ट ऑफ डेक्कन। देन शाहजहां की अगर हम बात करें, जिनको प्रिंस खुर्रम भी कहा जाता है, शाहजहां ऑल्सो और प्रिंस खुर्रम ऑल्सो डिड रिबेलियंस ड्यूरिंग हिज फादर्स रीन, एंड हु वाज शाहजहांस फादर? जहांगीर। अच्छा, उससे पहले ना हम एक बार क्रोनोलॉजी देख लेते हैं सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर। मुगल एम्परर्स में यू कैन मेमोराइज इट लाइक दिस: भाजसा, बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां एंड ए फॉर औरंगजेब। सो भाजसा के नाम से आप याद रख सकते हो मुगल एम्परर्स को। देन कमिंग बैक टू शाहजहां, शाहजहां ऑल्सो कंटिन्यूड सर्टेन कैंपेन्स इन द डेक्कन। अफगान नॉबल्स का कंटिन्यूस थ्रेट चल ही रहा था। ऑल्सो ही लॉन्च सर्टेन कैंपेन्स अगेंस्ट अहमदनगर, बुंदेलाज को डिफीट कर दिया था, ओरछा को सीज कर लिया था। देन उज्बेक किंगडम में जो बल्क्स थे उज्बेक्स के अंदर, उनको हरा नहीं पाए थे, कांधार से भी हार गए थे। हाउएवर अहमदनगर वाज कॉन्कर्ड। ज्यादा बारीकी से याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडिया जरूर रखना कि किसने स्पेसिफिकली कहां पे कैंपेन्स लॉन्च किए और कहां पर जीते। सो औरंगजेब वाज विक्टोरियस। शाहजहां के जो बेटे थे उनके बीच में भी सक्सेशन के लिए लड़ाई होती गई, आउट ऑफ विच औरंगजेब इमर्ज्ड एज विक्टोरियस। तो इन्होंने अपने बाकी भाइयों को हरा दिया था और कुछ को मार भी दिया था। सो लेट्स सी अबाउट औरंगजेब। औरंगजेब ने नॉर्थ ईस्ट में अहोम किंगडम जो था उसको डिफीट कर दिया था, और नॉर्थ वेस्ट में जो यूसुफजाई ट्राइब थी और सिक्स वगैरह थे उनको टेम्परली डिफीट किया था। अप एंड डाउन चल रहा था, ऑन एंड ऑफ वाज गोइंग ऑन। देन अगेन इनके टाइम पे भी इनके बेटे ने रिबेलियन किया अगेंस्ट औरंगजेब, जिसका नाम था प्रिंस अकबर, एंड ही गॉट सपोर्ट फ्रॉम द मराठास, एंड ही देन औरंगजेब वाज फोर्स्ड टू फ्ली टू सैफेविड ईरान। देन औरंगजेब के टाइम पे काफी ज्यादा रिबेलियंस हुए थे, उसके वेरियस रीजंस थे, क्योंकि औरंगजेब तक आते आते जो जागीर्स थी वो कम होती गई थी। जागीर्स मतलब लैंड, हम आगे बात करेंगे, पीस ऑफ लैंड जिससे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। तो वो लोग बढ़ गए थे, एम्प्लॉयज बढ़ गए थे, और जागीर वाज लिमिटेड। सो दैट इज व्हाई जागीरदारी क्राइसिस बिकेम वन ऑफ द रीजन फॉर द फॉल ऑफ औरंगजेब। तो इनके टाइम पे बीजापुर और गोलकोंडा was captured. However, Sikh, Jat, Satnamis and Marathas, they continue to revolt during Aurangzeb. We can look at the map. Then Mughal traditions of succession. थ्रोन के लिए सक्सेशन कैसे होता था? सो इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर का मतलब होता है वेयर द एल्डेस्ट सन गेट्स ऑल द इनहेरिटेंस। हाउएवर इट वॉज नॉट सो, इट वॉज को पार्सिनरी इनहेरिटेंस, जिसको बोलते थे कि जितने भी सन होंगे जो वेल्थ होगी वो इक्वली डिवाइड करी जाएगी। दिस इज कॉल्ड को पार्सिनरी इनहेरिटेंस। तो मुगल्स के रिलेशंस कैसे थे उनके कंटेम्पररी रूलर से या ओपोनेंट से? लाइक फॉर एग्जांपल, जो जहांगीर की मदर थी, शी वाज अ कचावा प्रिंसेस, मतलब अकबर मैरिड अ राजपूत प्रिंसेस, डिस्पाइट ऑफ ही बीइंग एज अ मुस्लिम, स्टिल ही मैरिड राजपूत। तो ये क्या दिखाता है? ये सेक्युलरिज्म दिखाता है उस टाइम पे अकबर का। सो ही वांटेड कॉर्डियल रिलेशंस विद द अदर कंटेम्पररीज और ओपोनेंट्स। जोधा अकबर हम सबने देखी होगी, how Akbar married Jodhabai, who belonged to Rajputs. So Sisodia Rajputs of Mewar refused to accept Mughal authority. हमने पहले भी पढ़ा है कि they were hostile towards the Mughal authority, Mughal sovereignty. तो what Mughals used to do, वो अपने opponents को हरा देते थे. However, they used to give back their land. So this was a beautiful example of केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग, राइट? तो क्या करते थे? व्हाट डिड दे यूज टू डू? जो लैंड उनसे एक्वायर करते थे वो उनको वापस दे देते थे एज असाइनमेंट्स, जिनको बोलते थे वतन जागीर. सो हाउ ब्यूटिफुली इट इज रिटन,
that the careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to sustain their rule for long. Then there is a term, let's look at the administration of Mughals, Mansabdars and Jagirdars. मनसबदार या मनसब का मतलब क्या होता है? मनसब मीन्स रैंक और पोजीशन. ये एक ग्रेडिंग सिस्टम हुआ करता जिसमें कि 3 चीजें होती थी. हु वाज अ मनसब? मनसब के अंदर एक प्रॉपर रैंक डेडिकेट करी जाती थी, सैलरी दी जाती थी, जिसके रिटर्न में उससे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपनी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करे. मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती थी? वेरिन ही यूज्ड टू कीप सर्टेन कैवलरी मैन एंड देन ही यूज्ड टू असिस्ट द मुगल एम्परर ड्यूरिंग वॉर्स, एंड इन रिटर्न ही वाज गिवन रेवेन्यू ऑफ सर्टेन लैंड, जिसको जागीर बोलते थे. उस जागीर या उस लैंड से जो भी रेवेन्यू आता था, ही कुड कीप दैट इन रिटर्न ऑफ हिज सैलरी. तो सैलरी वॉज डिटरमाइंड बाय जात, राइट? जात का मतलब क्या होता था? रैंक प्लस सैलरी, दैट वॉज कॉल्ड जात. एंड सवार का मतलब क्या होता था? सोल्जर्स. सवार का मतलब होता था सोल्जर्स, that they used to keep in return of salary. So number of sawar or sawar was cavalrymen. I had explained this कि salary as revenue assignments दी जाती थी जिनको जागीर बोलते थे. जागीर was nothing but land only, right? And how was it different from the इक्ताज? इट वॉज डिफरेंट क्योंकि इक्ताज जो थे उसमें मुक्ति को एडमिनिस्टर भी करना पड़ता था जागीर को, लेकिन इसमें सिर्फ वो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे एंड दे यूज्ड टू कीप सोल्जर्स. तो ये डिफरेंस था दिल्ली सल्तनत के मुक्तीज में और मनसबदार्स में. देन अकबर के रीन के टाइम पे लैंड को केयरफुली असेस किया जाता था. टोडरमल वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर. अकबर के कोर्ट में भी देर यूज टू बी 9 ज्वेल्स जिनको नवरत्न बोलते थे. तो टोडरमल क्या करते थे? ही यूज टू असेस द लैंड रेवेन्यू बेस्ड ऑन वेरियस क्रॉप्स फॉर लाइक 10 years, और फिर उनका एवरेज लिया जाता था. उसके बेसिस पे रेवेन्यू कलेक्शन फिक्स किया जाता था, विच वॉज fair and just for the peasants also and for the emperor also. So there was prosperity at the time of Akbar, but eventually ये चीज खराब होती गई थी. रीजन बीइंग क्योंकि मनसबदार जो थे वो टाइम के साथ बढ़ते गए, लाइक टिल औरंगजेब बहुत सारे मनसबदार बढ़ते गए. लैंड जो है वो लैंड असाइनमेंट्स वो कम होते गए, छोटे होते गए, बट द पीजेंट्स वर स्टिल फोर्स्ड टू पे हाई टैक्सेस. सो पीजेंट्री भी परेशान थी, तो पीजेंट्स भी रिबेलियन करते थे मनसबदार से मिलके. तो इस तरीके से जो है वो मनसबदारी सिस्टम टाइम के साथ खराब हो गया था. सो औरंगजेब की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल अकबर के रीन के टाइम पे देयर यूज्ड टू बी 29 मनसबदार्स. हाउएवर दे रोज टू 79 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब, which actually became one of the major reason for the overthrow of rule of औरंगजेब. क्योंकि काफी ज्यादा क्राइसिस होने लगे थे, जागीरदारी क्राइसिस, जाट्स रिबेलियन, सतनामी रिबेलियन, पेजेंट्री रिबेलियन. तो ये सब था बिकॉज द जागीरदार दे ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम रेवेन्यू आउट ऑफ द पेजेंट. तो पीजेंट कहां से लाके देगा? सो पीजेंट्स बेसिकली सफर्ड ट्रिमेंडसली. नाउ व्हाट वाज जब्त एंड जमींदार? जो स्टेट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था वो था टैक्स. वी ऑल नो टैक्स से स्टेट की या एम्परर की इनकम होती है, राइट? और टैक्स को कौन कलेक्ट करता था? जमींदार कलेक्ट करते थे. जमींदार एक टर्म था जो डिस्क्राइब किया गया है एज द इंटरमीडियरी बिटवीन द एम्परर एंड द पीजेंट और एनीबडी इन द विलेज और एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये इंटरमीडियरी होता था, जनरली द लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चीफटेन्स, राइट? देन टोडरमल के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं, जो अकबर के कोर्ट में रहते थे, हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर, एंड हाउ केयरफुली डिड ही यूज टू डिजाइन द सिस्टम ऑफ मनसबदारी और रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम. और इस रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को या रेवेन्यू सिस्टम को जब्त बोलते थे, विच वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ टोडरमल. So please remember these names which are in italics. Administration
बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत का भी और मुगल्स का भी, बिकॉज वी विल बिकम फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो उसके लिए हमें हिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। हाउ वी हैव डेवलप्ड आवर सिस्टम, हाउ वी हैव टेकन, तो कैसे इवॉल्व हुई हैं चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बता चुकी हूँ मैं कैसे रिबेलियंस होते थे। देन अकबर की बायोग्राफी लिखी है वन ऑफ हिज फ्रेंड अबुल फैजल। अकबर के फ्रेंड थे अबुल फैजल, जिन्होंने अकबर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करी है, जिसका नाम है अकबरनामा। अकबरनामा बेसिकली 3 वॉल्यूम में बनाए गए हैं। फर्स्ट वॉल्यूम में अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में है, सेकेंड वॉल्यूम इज अबाउट द events of Akbar's reign, and the third volume is about the Akbar's administration. Third volume is most important, which is called the Ain-e-Akbari. Very important. Ain-e-Akbari is written by whom? Abul Fazl, who was one of the, again, 9th jewel present in the Akbar's court. Now let's look at the Akbar's पॉलिसीज। सो अबुल फैजल ने जो आईने अकबरी में बताया है अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर, तो हाउ द एम्पायर वाज डिवाइडेड? इट वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड द सूबास, और दीज प्रोविंसेस दे वर गवर्न्ड बाय अ सूबेदार। सूबेदार ही कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री फंक्शंस, और हर प्रोविंस के अंदर एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसको दीवान बोलते थे। एंड for the maintenance of peace and order there used to be a person called सूबेदार, जो आज भी हम एक रैंक यूज करते हैं in the police administration. Then this सूबेदार was also supported by various other officers such as जो मिलिट्री पे मास्टर होता था, मिलिट्री के हेड होते थे, उनको बोला जाता था बख्शी। Then the minister in charge of religious affairs उसको बोलते थे सदर। देन मिलिट्री कमांडर को बोलते थे फौजदार, और टाउन पुलिस कमांडर को बोलते थे कोतवाल। ये तो हम आज भी बोलते हैं। देयर आर सर्टेन टाइटल्स दैट आर जनरली यूज्ड इन कंटेम्पररी वर्ल्ड आल्सो, इन कंटेम्पररी टाइम्स आल्सो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नूरजहां। नूरजहां वाज जहांगीर की वाइफ थी, जहांगीर की क्वीन थी नूरजहां, जिनको मेहरुन निसा भी बोलते थे। शी इज नोन फॉर हर लॉयल्टी एंड सपोर्ट टुवर्ड्स हिज हस्बैंड जहांगीर। जहांगीर ने इनके नाम पे सिल्वर कॉइन्स भी स्ट्रक कराए हैं बाय द नेम ऑफ पादशाह बेगम और नूरजहां। नूरजहां इनको पादशाह बेगम भी बोलते थे और मेहरुन निसा भी बोलते थे। शी इज ऑल्सो फेमस फॉर असिस्टिंग हिम इन हिज battles. So she was an excellent administrator as well and a very supportive queen. Now coming back to Akbar. While Akbar is at Fatehpur Sikri, do you know Fatehpur Sikri के अंदर there is a remarkable building called बुलंद दरवाजा। वो कब बनाया था अकबर ने? व्हेन ही गॉट विक्ट्री ओवर गुजरात। सो प्लीज रिमेंबर, फतेहपुर सिकरी में देयर इज अ रिमार्केबल बिल्डिंग कॉल्ड बुलंद दरवाजा। वो गुजरात विक्ट्री के बाद बनाया था। नाउ फतेहपुर सिकरी में एक और रिमार्केबल बिल्डिंग है जिसको बोलते हैं इबादत खाना। इबादत खाना में क्या होता था? वेयर इन अकबर यूज्ड टू हैव रिलीजियस डिस्कशंस with various scholars of all the religions of the time. तो इनके इबादत खाना में उलेमास भी होते थे इस्लाम के, देन जेसुइट प्रीस्ट भी होते थे क्रिश्चियनिटी के, रोमन कैथलिक्स भी होते थे और ज़ोरोस्ट्रियंस भी होते थे। ही वांटेड टू कंस्ट्रक्ट अ रिलीजन विच इज बेस्ड ऑन द ऑल द आइडियल एलिमेंट्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स। ही वाज सो सेक्युलर इन हिज अप्रोच, ही वाज सो आइडियल एंड ethical in his approach कि he wanted such a religion जहाँ पे कि सब अच्छे एलिमेंट्स लिए जाएं अलग अलग रिलीजन से। एंड ही डिड ऑल्सो, जिसका नाम था सुलेकुल। सो सुलेकुल वॉज द रिलीजन जिसका मतलब था यूनिवर्सल पीस। सुलेकुल और यूनिवर्सल पीस, वेर इन
ही फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स. एथिक्स के वर्चूज कौन से होते हैं? ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस. So इनके बेसिस पे he wanted to construct such a religion. However, it did not gain much importance. जितना उन्होंने सोचा था उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई. सिर्फ इनके बहुत ही लिमिटेड फॉलोअर्स थे इनके, बट कॉन्सेप्ट वॉज वेरी गुड, वेरी आइडियल. सो अकबर के टाइम पे वेरियस ट्रांसलेशंस भी हुई. लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे? मकतब खाना. इट वॉज अ ट्रांसलेशन ब्यूरो. तो क्या क्या ट्रांसलेट किया? महाभारत, रामायण, लीलावती एंड योग वशिष्ठ. तो महाभारत को ट्रांसलेट जो किया था उसका नाम था रज़्मानामा. तो देयर वर वेरियस स्कॉलर्स प्रेजेंट इन द अकबर्स कोर्ट, जिसको नवरत्नास भी बोलते थे, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते थे. Scholarly department, like one of the translation department called Maktab Khana. Then Mughal Empire in the 17th century. 17th century का मुगल एम्पायर को देखते हैं. So by this time, I already told you कि द जागीर्स गॉट डिक्रीज्ड. जागीर्स इवेंचुअली डिक्रीज, श्रिंक होती गई. लैंड जो दी जाती थी वो कम होती गई, और रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो द जागीरदार्स दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम आउट ऑफ द पीजेंट, बट पीजेंट के पास इतने होते ही नहीं थे पैसे. सो दे वेंट इनटू डेब्ट. वो डेट में चले गए. दे डिडंट हैव एनी अदर चॉइस. तो अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इनटू रिबेलियन. तो पीजेंट्स, बहुत सी बार ऐसे भी होता था कि वो मनसबदार्स के साथ मिलकर रिबेलियन कर रहे हैं अगेंस्ट द मुगल एम्परर, क्योंकि उनकी मजबूरी थी. दे डिडंट हैव द मनी, इनफ मनी के वो दे पाए, और कहाँ फिर वो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में लगाएंगे. दे वर नॉट इवन एबल टू पे द टैक्सेस दैट दे वर सपोज टू पे. तो हाउ कैन दे इम्प्रूव इन द, हाउ कैन दे इन्वेस्ट इन द इनपुट्स? वो टूल्स, मशीनरी और कैसे खरीदेंगे जब उनके पास टैक्स पे करने के लिए पैसे नहीं होंगे. सो दे डिडंट इन्वेस्ट. सो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि प्रोडक्शन डिक्रीज होती गई, प्रोडक्शन कम होती गई. सो दिस वाज द सिनेरियो. नाउ सम कंटेम्पररी रूलर्स. उस टाइम पे जब मुगल एम्परर चल रहा था तो ऑटोमन टर्की के रूलर थे सुल्तान सुलेमान, राइट. और इनके रूल को बहुत ही आइडियल रूल कंसिडर किया जाता है. ही वॉज अ वेरी, दिस वॉज अ पीरियड ऑफ आइडियल गवर्नेंस. So this was about Mughals. If you have any doubts, you can comment below. Please like, subscribe and share.